नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे ईला चंद्र जोशी जी द्वारा रचित जहाज का पंछी उपन्यास का नामकरण। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, कोई भी साहित्य के क्षेत्र में जो भी रचना है उसका नाम ही उसकी पहचान है। इसीलिए ये आवश्यक होता है कि किसी भी रचना का नाम बहुत ध्यान से और उपयुक्त उसका नामकरण किया जाए। उपन्यास के क्षेत्र में अगर बात करें तो नामकरण का बहुत महत्व है। हिंदी साहित्य में उपन्यासों का नामकरण सामान्यतः निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है। उसमें अगर हम देखें तो नायक के नाम के आधार पर उपन्यास का नामकरण, जिसमें नायक प्रधान हो, ऐसे उपन्यासों में नायक के नाम के आधार पर उपन्यास का नामकरण किया जाता है। जैसे शेखर एक जीवनी, जयवर्धन आदि जो उपन्यास है वो नायक के नाम पर आधारित हैं। उपन्यास की नायिका के नाम पर उपन्यास का नामकरण, ये उपन्यास नायिका प्रधान होते हैं और उनका नामकरण नायिका के नाम पर किया जाता है, जैसे सुखदा, निर्मला आदि। उपन्यास के उद्देश्य अथवा मूल भाव पर भी नामकरण किए जाते हैं। क्योंकि उसमें जो निहित उद्देश्य या प्रतिपाद्य है उसी को आधार बनाकर उसका नामकरण किया जाता है। जैसे महाभोज, प्रेमाश्रय या रंगभूमि, ये उद्देश्य या मूल भाव को ध्यान में रखकर किए गए नामकरण है उपन्यास रचना के। उसके बाद अगर हम देखें, घटना के आधार पर कोई भी विशेष घटना को आधार बनाकर भी उपन्यास का नामकरण किया जा सकता है। जैसे त्यागपत्र है, सिंदूर की होली है, गोदान है, देशद्रोही आदि नामकरण घटना पर आधारित है। उपन्यास के घटनास्थल अथवा स्थान के नाम पर जिन उपन्यासों का नामकरण घटनास्थल विशेष के नाम पर होता है वे इस श्रेणी में आते हैं। जैसे गोलकुंडा का कैदी, झांसी की रानी, गढ़ कुंठार, ये ऐसे उपन्यास हैं जिनका नामकरण किस पर हुआ है? घटनास्थल, यानी जिस स्थान पर घटना घटित हुई है उसके आधार पर नामकरण किया गया है। उसके बाद आता है प्रतीकात्मक नामकरण। इस प्रकार के नामकरण उपन्यास में जो मूल भाव है या व्यक्त भावों के आधार पर लाक्षणिक अथवा व्यंजनात्मक रूप में किए जाते हैं। जैसे कि झूठा सच है, सूरज का सातवां घोड़ा है, जहाज का पंछी, सारा आकाश आदि प्रतीकात्मक नामकरण वाले उपन्यास है। तो जो हम जहाज के पंछी उपन्यास का नामकरण देख रहे हैं वो किस आधार पर किया गया है? प्रतीकात्मक आधार पर इसका नामकरण किया गया है। अब देखते हैं कि इसको प्रतीकात्मक रूप से क्यों लिया गया। देखिए, उपन्यास का नामकरण करने से पहले उपन्यास में मूल कथ्य क्या है, उसमें पात्र कैसे हैं, उपन्यास का उद्देश्य क्या है और उसमें मूल भाव क्या है, इस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। और जब नामकरण किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि नामकरण सरल होना चाहिए, मौलिक हो, संक्षिप्त और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो, ताकि जो पाठक उसका नाम सुने तो उसके मन में जिज्ञासा हो कि इस नाम के भीतर क्या कथा संकलित की गई है। तो आकर्षक और उपयुक्त नामकरण वाली रचना पाठक और आलोचक को स्वयं ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है। अगर हम जहाज का पंछी उपन्यास के नामकरण की बात करें तो ये प्रतीकात्मक पद्धति पर इसका नामकरण किया गया है। इस उपन्यास का जो कथा नायक है यह समाज में व्याप्त विभिन्न विषमताओं, विकृतियों, परिस्थितियों आदि को दूर करने के लिए लगातार समाज में संघर्ष कर रहा है। वह इनसे पलायन कर कहीं कुछ समय के लिए रुकता भी है, परंतु फिर भी इन विसंगतियों को दूर करने के लिए इन्हीं के बीच में वापस आ जाता है। हमने जब इसका सार किया था तो हमने ये जाना था कि जो कथा नायक है वो कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी रसोइये की नौकरी करने लगता है, लेकिन वो उस नौकरी से संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समाज की बुराइयों को दूर करना चाहता है और वापस उन्हीं के बीच आ जाता है। यह सांसारिक विसंगतियां ही जहाज है, जिनसे जूझने के लिए बार बार कथानायक रूपी जो पंछी है वो वापस उन जहाज रूपी विसंगतियों में आ जाता है। उनसे भागते हुए कहीं रुकना चाहता है, परंतु उसके मन में इन विसंगतियों को दूर करने का जो भाव है वह उसे उसी संघर्षपूर्ण वातावरण में वापस ले आता है या खींच लाता है। कथानायक एक बेरोजगार युवक है जो आजीविका की तलाश में कलकत्ता आता है। वह स्वयं कहता है कि विश्वास कीजिए, मैं केवल विवशता के कारण यहाँ आया हूँ, किसी प्रकार
कि ज्ञात या अज्ञात इच्छा या कुतूहल या जीवन की गंदगी का ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता से प्रेरित होकर नहीं। यानी यहाँ पर आने का कोई जो मूल कारण है वो क्या है, उसकी विवशता है, उसके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो अभाव है, बल्कि इसके बजाय वो कुछ जानने की इच्छा से मन में शहर की जिंदगी या जहां पर वो कलकत्ता में आया है उसको जानने का कुतूहल उसमें नहीं है। ना ही वो जीवन में चारों ओर जो गंदगी फैली हुई है, जो बुराइयों से भरा हुआ जीवन है, उसको जानने की उसमें उत्सुकता है, बल्कि उसके जीवन में बहुत सारी मजबूरियां हैं जिसके कारण वो यहाँ आया है। अपने इस कथन के विपरीत अनेक स्थानों पर नौकरी मिलने पर भी वो टिकता नहीं है, क्योंकि अगर उसकी सिर्फ पेट भरना या रोजगार की तलाश की व्यवस्था होता तो जहां भी नौकरी मिलती वो आसानी से रुक जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके मन में कहीं न कहीं जीवन की गंदगी का ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता भी है। इसीलिए वह भोला करीम चाचा, भादुड़ी महाशय, मिस साइमन आदि से मिले आश्रयों को छोड़ देता है और आगे की परिस्थितियों एवं विषमताओं का सामना करने के लिए निकल पड़ता है। यदि कथानायक को नौकरी करके आराम से जीवन व्यतीत करना होता तो वह भादुड़ी महाशय के घर गोष्ठी में अपना ज्ञान नहीं प्रदर्शित करता। जिस वजह से उन्होंने निकाल दिया था, भादुड़ी महाशय ने उसको घर से निकाल दिया था, तो वो काम ही ऐसा नहीं करता। करीम चाचा के कहने पर भी पहलवानी का स्थान नहीं छोड़ता और पुलिस द्वारा ले जाने पर भी टेलरिंग हाउस वो नहीं छोड़ता। तो इस तरह से देखें तो बार बार उन विपरीत परिस्थितियों के पास या समाज की उन बुराइयों के पास आ जाता है और अपने काम के प्रति बंधा हुआ नहीं है, काम को त्यागने में वो जरा भी देर नहीं करता। तो यहाँ पर वो अपनी ही कही बात के अनुरूप भी व्यक्त नहीं करता अपने भावों को। आगे अगर हम देखें तो लीला से परिचय होने से पहले वो कहीं भी टिक कर नहीं रहता। जहां भी वह गया वहां से उसे अनुभव प्राप्त करके आगे बढ़ता चला गया। इन भटकाओं ने उसे अनेक विषम परिस्थितियों में उलझा दिया, जिसके कारण वह मन से चिंतनशील परंतु बाह्य दृष्टि से सबकी उपेक्षाओं का पात्र बना। मन से तो काफी चिंतनशील है, लेकिन बाहरी जीवन में देखे तो सब उसकी उपेक्षा करते हैं, सब उस पर संदेह करते हैं। इसीलिए वह पुस्तक की दुकान, बगीचे में बेंच पर बैठा, जहाज के कैबिन में, जेल की कोठरी में, सेठ के घर, भादुड़ी की कोठी में, अस्पताल के कमरे में, पहलवानों के अखाड़े आदि में भी संदेह और आशंका की दृष्टि से देखा जाता है। यहीं से उसमें भटकाव आ जाता है। वह फिर से भटकने के लिए निकल पड़ता है किसी दूसरी मंजिल की तलाश में। इसी कारण वह कहता भी है कि जिन जिन क्षेत्रों में मेरी सच्ची लगन से मैंने काम किया वहां मैं ठोकरें खाता और ठुकराया जाता रहा। तुच्छ व्यक्तिगत स्वार्थों को तिलांजलि देता हुआ सामाजिक, राष्ट्रीय और सामूहिक हित को ध्यान में रखकर अपनी सीमित समर्थता में से भरसक ईमानदारी को अपनाता हुआ, विघ्नों को और अवरोधों से निरंतर लड़ता हुआ मैं जिन जिन पथों पर नए नए मोड़ों में कदम बढ़ाता चला गया, वहां मैंने सामूहिक विरोध और प्रतिरोध ही पाया है। यानी जहां पर भी मैंने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया वहां पर मेरा विरोध ही हुआ है। यहाँ पर अगर आपको इसका ये कथन याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ना रहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इन कटु अनुभवों, विरोधों और प्रतिरोधों से वह विचलित नहीं होता, बल्कि और भी ज्यादा उत्साह से समाज में जो बुराइयां हैं उसमें डूबता चला जाता है, ताकि उसकी तह में जाकर उसको समाप्त करे। अगर वो सुख से जीवन जीना चाहता तो कहीं भी रसोइये की नौकरी जो उसे बार बार मिल रही थी बड़ी आसानी से, वो उसको करके अपना जीवन चला लेता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। लीला के पास आकर कथानक को सब प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ वह अपने ज्ञान और कला का भी खुलकर प्रदर्शन करता है। यहाँ रहते हुए वह अनुभव करता है कि जब लाखों लोग कलकत्ता की सड़कों पर भूखे भटक रहे हैं तो उसे इस प्रकार से आराम का जीवन व्यतीत करने का कोई हक या अधिकार नहीं है। वो खुद से ही प्रश्न करता है कि उसे क्या अधिकार है कि वो आराम से जीवन जिए, लेकिन लीला उसे समझाती है कि समाज, देश और संसार की चिंता से इस कदर पुलते रहने से न समाज सुधरेगा, न देश और न ही ये संसार। केवल तुम्हारा स्वास्थ्य ही चौपट होगा। इसीलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर खाओ, पियो और सुखी रहो। परंतु वह सामाजिक कर्तव्यों को भूलकर निजी सुख सुविधाओं में डूबना नहीं चाहता। इसीलिए वो वहां से रांची के मानसिक रोगियों के अस्पताल में अनेक विकृतियों को देखता और समझता है। कलकत्ता से कहाँ चला जाता है? वो रांची आ जाता है। किस कारण? क्योंकि उसे लगता है कि लीला भी अब उसका साथ नहीं देगी। जब लीला उसे कहती है कि तुम खाओ पियो मौज करो, लेकिन वो उस विचार से सहमत नहीं होता। स्वामी जी के माध्यम से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहता है, परंतु वहां पर लीला आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वह उसे अपने उद्देश्य में सहायक समझ
उसके साथ चला भी जाता है और उसका आश्रय भी स्थिर हो जाता है, यानी वहां पर स्थिरता से वो अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। तो इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि जो कथानायक है वो किसके रूप में है, पंछी के रूप में है। वो संसारिक विषमताओं रूपी जहाज को छोड़कर बार बार इधर उधर भटकता है, किंतु फिर वापस जहाज के पंछी के समान उन विषमताओं से भरे हुए जीवन में आ जाता है या उसी प्रकार का जीवन जीने लगता है। उसका मन समाज की पीड़ा को दूर करने के लिए बार बार सामाजिक विसंगतियों से जूझता है, मानो जहाज का पंछी उड़कर फिर जहाज पर आ गया हो। इस कारण इस उपन्यास का जो शीर्षक जहाज का पंछी है वो पूर्ण रूप से सार्थक है और उपन्यास की मूल भावना को भी स्पष्ट करता है। इसके साथ देखिए यहाँ पर इस बात को, जैसे सामाजिक विसंगतियां या जो बुराइयां हैं वो वापस उस बुराइयों रूपी जो जहाज है उस पर आ जाता है, लेकिन यहाँ इसके साथ लीला को भी वो छोड़कर उससे दूरी बनाना चाहता है, लेकिन वापस वहीं पर आकर उसके जीवन में भी स्थिरता आती है। तो ये भी आप यहाँ शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से नामकरण की जो सार्थकता है या प्रतीकात्मकता है वो हम इस प्रश्न के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।